ओके हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। अब मैंने तुम्हें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बता दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता दिया और एमिशन स्पेक्ट्रम बता दिया, बहुत सारी चीजें बता दी। यहाँ हम जो स्पेक्ट्रम की बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात होगी। यहाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि अलग अलग एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके का स्पेक्ट्रा शो करते हैं। यहाँ हम स्पेसिफिकली सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले होता क्या है कि अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कराना चाहता हूँ हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, दो हाइड्रोजन जब होते हैं मेरे पास, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं वो पास कराना चाहूं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तो होगा क्या कि ये जो मेरे पास हाइड्रोजन है ये डिसोशिएट होने लगेगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाएगा, बेसिकली टूट जाएगा और टूट के दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, अब ये एक हाइड्रोजन एटम और ये अलग एक हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। समझ में आई बात? अब ये छोटी सी बात है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ होता क्या है कि ये जो मेरे पास अब हाइड्रोजन बन गए ना, ये अलग वाला, ये अलग वाला, ये जो बने, अब इनके पास बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। ये बेसिकली एनर्जेटिकली एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब तुम्हें पता है कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है वो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी को छोड़ता है और वो अपनी एनर्जी छोड़ेगा किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। अब वो अपनी एनर्जी को छोड़ने वाला रेडिएशन की फॉर्म में, और वो किस फॉर्म में छोड़ेगा? अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में छोड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी रेडिएशन निकलेंगी और सबकी रेडिएशन क्या हो सकती है? डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है तो उसको हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वही सोचो, ओवरऑल यहाँ होता क्या है कि हाइड्रोजन से अगर मैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कराऊंगा, वो टूट जाएगा, टूट के बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी और बहुत सारी एनर्जी को अब वो छोड़ना चाहेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ेगा और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में छोड़ेगा। तो अब यहां से हमारे पास सबसे पहले बाल्मर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि मेरे पास एक बाल्मर सीरीज है। बेसिकली उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और इस फॉर्मूले से उन्होंने ये बताया कि इस फॉर्मूले में अगर तुम वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हें बहुत सारी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेंगी। वो जो अलग अलग तरीके की लाइंस होती हैं वो देखने को मिलेंगी। अब बाल्मर की सीरीज खास है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपने बारे में, मतलब जो भी सीरीज दी थी सबसे पहले दी थी। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो बताता क्या है? यहाँ ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि इस फॉर्मूले में अगर तुम वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हें अलग अलग तरीके की स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं तुम कैसे पुट करोगे? यहाँ पे ये तो हमेशा 2 ही रहने वाला है। यहाँ पे n की जगह तुम्हें क्या पुट करना है? 3, 4, 5। बेसिकली n की जगह एक ऐसा नंबर जो कि 2 से बड़ा हो, या तो 3 हो या फिर 4 हो या फिर 5 हो। अब जैसे ही तुम ये नंबर पुट करने लगोगे तुम्हें क्या मिल जाएगी? एक पूरी की पूरी बाल्मर सीरीज मिल जाएगी। बहुत सारी सीरीज ऑफ लाइंस मिलेंगी, है कि नहीं? मतलब 3 से 4, 3 से 2, 3, 4 से 2, 5 से 2, मतलब 2 से लिंक करके जितनी भी लाइंस बना सकते हो वो। अब यहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 2, 3, 4, 5 एक्चुअल में है क्या। तो देखो, तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा KLMN शेल, याद है? अब KLMN शेल में होता क्या है कि ये मेरे पास पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है। तो बाल्मर ने ये बोला कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले शेल से, कहीं और की बात नहीं करी उन्होंने, सिर्फ दूसरे वाले शेल से अगर वो इधर से उधर करता है, मान लो वो दूसरे वाले शेल से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, यानी मान लो वो तीसरे में जा रहा है, चौथे में जा रहा है, पांचवें में जा रहा है, या इसका उल्टा हो, मान लो किसी दूसरे, मतलब ये चौथा वाला शेल है, इसमें से ये दूसरे में एंटर करे, तीसरे में से ये दूसरे में। यानी उन्होंने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर करेगा, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जाए, या इसका उल्टा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से सेकंड में आए, तो होगा क्या? तुम्हें सीरीज ऑफ लाइंस देखने को मिलेंगी। और वही सीरीज ऑफ लाइंस को डिपिक्ट कौन करता है? ये फॉर्मूला डिपिक्ट कर रहा है। और इस फॉर्मूले से मुझे मिल क्या रहा है? इस फॉर्मूले से मुझे मिल रहा है वेव नंबर। यानी जो भी मुझे लाइंस देखने को मिलेंगी उन लाइंस का वेव नंबर देखने को मिलेगा। अब तुम बोलोगे वेव नंबर क्या चीज है? अभी तो हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे थे। देखो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में लिंक्ड है, ये बात तुम्हें पता है। C = न्यू लैम्डा, ये तुम्हें पता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है। और लैम्डा क्या होता है? 1 वेव नंबर के बराबर होता है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि वेव नंबर = 1 लैम्डा होता है। तो कहीं ना कहीं वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सब आपस में लिंक्ड होते हैं। तो मैं किसी एक चीज की भी वैल्यू तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। वैसे ही इस फॉर्मूले से तुम्हें वेव नंबर मिलेगा। तुम बहुत आसानी से वेवलेंथ भी निकाल सकते हो और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। तो यही चीज बाल्मर ने बोली कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर करेगा तो मैं इस फॉर्मूले से उस पूरी सीरीज को डिपिक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। और यहाँ पे
ये जो पूरी की पूरी सीरीज थी वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए थी, और स्पेसिफिकली हाइड्रोजन में भी बहुत खास बात, इनमें जो भी लाइंस तुम्हें देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी विजिबल रीजन में लाई करती हैं। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड में, फोर्थ में या फिर इसका उल्टा होगा तो जो लाइंस बनेंगी वो विजिबल स्पेक्ट्रम में जाती हैं। तुम्हें याद होगा बहुत सारी तरीके की लाइंस होती हैं, एक्सरेज होती हैं, गामा रेज होती है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, बट ये सारी की सारी हमें नजर नहीं आती। बहुत कम ही ऐसी होती हैं जो कि नजर आती हैं, और इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो सारी नजर आने वाली होंगी, विजिबल रीजन में लाई करेंगी। तो अब जैसे कि मैंने बोला दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, सेकंड वाले से थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जाने की भी है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ या फिर उससे बड़े से छोटे मतलब सेकंड वाले में भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में एक्चुअली होगा क्या, अगर मान लो जैसे कि यहां पे तुम देख सकते हो सिक्स्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया या थर्ड हो गया, इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन कूद काद के अगर सेकंड वाले में आ जाता है तब हमें क्या देखने को मिलेगा, एक एमिशन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। और एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होता था तुम लोग को याद है, पूरी की पूरी एक ब्लैक लाइन होती थी और बीच बीच में हमारे पास कुछ कलर्ड लाइंस होती थी। अब किसी को एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं याद तो मैंने उसके लिए अलग वीडियो प्रॉपर बना रखी है, प्लीज वहां से पूरा अच्छे से तुम देख सकते हो, ठीक है। अब वही अगर मैं बात करूं किसकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो इसका उल्टा होगा। अब इलेक्ट्रॉन मान लो सेकंड वाले से थर्ड वाले में चला जाए या फोर्थ वाले में चला जाए या फाइव्थ में या सिक्स्थ में, किसी में भी चला जाए, तब क्या होगा, वो क्या करेगा, एक तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करेगा। ओवरऑल कहने का मतलब यही होता है कि जब ऐसा हो रहा हो ना कि जब बड़े वाले में से वो सेकंड वाले में एंटर करे तो वो एनर्जी एमिट करता है, वो एनर्जी छोड़ता है, तब हमें एमिशन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। और जब वो सेकंड वाले में से सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड किसी में जाना चाहे, बड़े वाले में जाना चाहे, तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और तब हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करना और एनर्जी को छोड़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर तुम्हारे पास कम एनर्जी है तो तुम एब्जॉर्ब करना चाहोगे, और अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो तुम एनर्जी को छोड़ना चाहोगे, एमिट करना चाहोगे। अब यहां से होता क्या है कि बाल्मर सर जी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी सीरीज दी, जैसे लाइमन सर, बाल्मर सर तो है ही, पार्शन, ब्रैकेट, फंड, बेसिकली सबको मिला के 5 साइंटिस्ट यहां पे आए और सबने बोला कि मेरी मेरी ये सीरीज है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फर्क ज्यादा कुछ है नहीं, वही जो फॉर्मूला बाल्मर सीरीज में लग रहा था उसी फॉर्मूले को हम थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो मुझे अलग अलग सीरीज देखने को मिलेगी। कैसे, यहां पे एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, मतलब पहले जो साइंटिस्ट थे लाइमन सीरीज, इनकी बात करूं, तो इन्होंने बोला जहां पे बाल्मर ने 2 लिखा है अगर वहां पे मैं 1 लिख दूं और n की जगह में 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुट करना शुरू कर दूं तो होगा क्या, मुझे एक डिफरेंट तरीके की सीरीज दिखने को मिलेगी और उसको मैं बोलूंगा लाइमन सीरीज। ठीक है, समझ में आ गई बात। सिमिलर तरीके से बाल्मर सर जी तो है ही जिन्होंने ये वाला फॉर्मूला दिया है ना, और यहाँ पे पार्शन सर जी ने बोला कि अगर मैं 2 की जगह में 3 पुट कर दूं तो होगा क्या कि n की जगह अगर मैं 4, 5, 6, मतलब हर बार तुम नोटिस करो यहाँ पे जो तुम पुट करो यानी यहाँ पे उससे एक बड़ा ही नंबर यहाँ पे तुम्हें चूज करना है, ठीक है ना। तो एक अलग सीरीज तुम्हें देखने को मिलेगी, यानी देख सकते हो जैसे यहाँ पे है। बाल्मर सीरीज में हो क्या रहा है, ये रहा है ना, कहीं से भी मतलब 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया या इन्फिनिटी भी हो गया। इन्फिनिटी से अगर वो 2 में एंटर कर रहे हैं तो सबके सब किस में आएंगे, बाल्मर सीरीज में आएंगे, और सबके सब क्या होंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम को शो करेंगे। देख रहे हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, अलग अलग कलर शो कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे कलर्ड वेव में आते हैं, है कि नहीं। अब अगर मैं बात करूं किसी और की, जैसे मैं अगर लाइमन की बात करूं तो लाइमन में हो क्या रहा है, इन्फिनिटी, 6, 4, 5, 3, कहीं से भी अगर वो 1 में एंटर कर जाए तो वो मेरे पास लाइमन सीरीज होगी। और ये कौन से में लाई करेगा, अल्ट्रा वायलेट में लाई करेगा। देख रहे हो, कहीं से भी घूम घाम के वो किस में आ जा रहा है, फर्स्ट में ही आ रहा है, तो फर्स्ट में आ रहा है तो लाइमन सीरीज हो गया। ये अल्ट्रा वायलेट होगी, ये हमें नजर नहीं आती है, डिफरेंट होती है। और वही अगर मैं बात करूं फिर पार्शन की, तो पार्शन की सीरीज में 3 में एंटर करता है, ब्रैकेट की सीरीज में 4 में एंटर करता है, फंड की सीरीज में 5 में एंटर करता है, और तीनों ही सीरीज किस में लाई करती है, इंफ्रारेड सीरीज में लाई करती है। यहां पे ये बात अब तुम्हें समझ में आने लगी होगी कि शेल्स में मतलब इधर से उधर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तब जाके मुझे लाइंस देखने को मिल रही हैं। और ये वही 5 अलग साइंटिस्ट, 5 अलग तरीके की सीरीज। तो जैसा कि तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, सारी सीरीज दिखने में बिल्कुल सेम है। तो ऐसा ही एक रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे। रेडबर्ग कांस्टेंट का क्या मतलब है मैं तुम्हें समझाता हूं। उन्होंने क्या बोला कि जो सारी की सारी सीरीजें दिखने में जैसे सेम है, ये है भी सेम, कोई फर्क नहीं है, और मैं एक ही फॉर्मूले से सबको बना सकता हूं। जैसे यहाँ पे N1 है और N2 रख दो, ठीक है,
अब अगर मान लो मैं N1 की जगह 1 2 3 4 5 6 अलग अलग नंबर पुट करता जाऊंगा और N2 की जगह जो कि क्या है N1 + 1 N2 + 1 हमेशा उससे एक बड़ा नंबर होगा। जैसे तुमने देखा बाल्मर के केस में अगर मैं 2 में एंटर करा रहा हूं तो हमेशा 3 4 5 उससे बड़े ही नंबर होंगे। लाइमन में अगर 1 करा रहा हूं तो उससे 2 3 4 5 हमेशा उससे बड़े ही नंबर होंगे। वैसे यहाँ पे N1 तो तुम चूज कर रहे हो और N2 हमेशा उससे एक नंबर बड़ा ही होगा, मिनिमम उससे एक बड़ा होगा। ये फॉर्मूला रिडबर्ग ने बताया और ये फॉर्मूला सब पे ही अप्लाई करता है। अगर तुम N1 की जगह एक बार 1 पुट कर दोगे तो लाइमन मिल जाएगा, 2 पुट कर दोगे तो बाल्मर, 5 पे फंड, अलग अलग सीरीज मुझे देखने को मिल जाएंगे, है कि नहीं? यही चीज है। और यहाँ पे अब तुम बोलोगे कि रिडबर्ग सर जी ने क्या किया कि सारी चीजों को कंबाइन करके अपनी दे दी, तो इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम तो किया नहीं होगा। किया है, बहुत बड़ा काम किया है। अभी तक मैं एक चीज को इग्नोर करता जा रहा हूं और यहाँ पे वो क्या है मेरे लिए, ये वाला नंबर। अब इस नंबर को ध्यान से देखो, ये नंबर तुम्हें देखने को लग रहा होगा कि ये नंबर एरा गैरा है, नहीं, ये कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट की वैल्यू एक तरीके से रिडबर्ग के तरीके से आई थी। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये नंबर रिडबर्ग का था, बाकी फॉर्मूला सारे साइंटिस्ट का अलग अलग ही है, जिसको हम कंबाइन करके एक ही फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ओवरऑल रिडबर्ग का भी कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है कुछ फालतू सी चीज है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये नंबर हो गया 109677, और बाकी सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज तो हमें बताई ही। तो ओवरऑल ये था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जहां 5 और ओवरऑल कहा जाए तो 6 अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है और सबने डिफरेंट तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन करके हमें लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में अच्छे से बताया, ठीक है। खैर अब जो भी है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।